नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज जो हम सेशन करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में, उसमें हम आज फिर से अपने लेंगे 6 टॉपिक्स। सबसे पहला है हमारा AES यानी एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ लैंड बैंक की अवधारणा, LNG फैसिलिटी प्लांट, और उसके बाद है जल जीवन मिशन, जगन्नाथपुरी यात्रा, रथ यात्रा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और MCQs फॉर प्रैक्टिस। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला हमारे पास जो स्टोरी है वो है एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम। क्या होता है ये? बेसिकली जो मच्छर होते हैं उनसे ये ट्रांसमिट किया जाता है एंड इज कैटेगराइज्ड बाय हाई फीवर, चमकी बुखार भी इसे कहा जाता है, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। बेसिकली जो जापानीज इन्फेसिलिटिस वायरस होता है JEV, उसे चमकी बुखार कहा जाता है। तो जो AES है किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटोज के द्वारा। हाई फीवर इसमें होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2006 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। किस टर्म को? AES को, यानी कि एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम, टू सिग्निफाई अ ग्रुप ऑफ डिजीज विच सीम सिमिलर टू वन अनदर बट आर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इन द क्योटिक एनवायरनमेंट ऑफ एन आउटब्रेक। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में इस तरीके का वायरस आया था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मतलब अस्पताल में जा रहे थे। काफ़ी मतलब एक क्योस एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया था। वायरसेस आर द मेन कॉजेटिव एजेंट्स इन द AES केसेस। इसमें कुछ और सोर्सेज भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गए, केमिकल, टॉक्सिन्स और भी बहुत तरीके के अलग अलग इसमें जो है आप कॉजेटिव एजेंट्स कह सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल नहीं है, मतलब वैक्सीन से ये रोकथाम पे नहीं है। और आज का जो सेशन है वो खास इसलिए भी है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर हिंदी में भी शेयर कीजिए, हिंदी में भी लेके आइए, तो मैं हिंदी में भी आपके लिए लेके आया हूँ और इसे आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे भारत में जो AES यानी कि एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम, इसमें जापानीज इंसेफेलिटिस वायरस का काफ़ी बड़ा हाथ है। भारत में AES का प्रमुख कारण है ये, 5 से 35% से लेकर। अब इसमें जो कॉजेज हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी सिम्टम्स: कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, कोमा, इनएबिलिटी टू टॉक, हाई फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, अनकॉन्शियसनेस। ये सारे के सारे सिम्टम्स है किसके? AES के। राइट। द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राइट। तो ये जो प्रोग्राम है भारत में, ये एक तरीके का सर्वेलेंस प्रोग्राम है जो कि AES को लेके पूरा मतलब एक तरीके से सर्वेलेंस करता है, डिटेक्ट करता है कि कहीं पे है तो नहीं, और उसको लेके मतलब पहले से एक एडवांस जानकारी जो है रखता है। As per NVB-DCP, 10,485 AES cases were diagnosed in 2018 with 632 deaths across 17 states। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब वर्स्ट स्टेट्स जो हैं, इसमें जो ज़्यादा इससे अफेक्ट रहते हैं, उनमें आपका आता है बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड त्रिपुरा। तो ये सारे के सारे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं किससे? AES से। To reduce morbidity and mortality, the Government of India developed a multi-pronged strategy with the convergence of a concerned ministries। Right? और ये हिंदी में आपके लिए लगा दिया गया है, तो हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो इसे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत से इसे ट्रांसलेट किया गया, फिर इसे आपके सामने लेके आया गया। और ये एक इन्फोग्राफिक है कि व्हाट इज इंसेफेलिटिस, उसका आउटब्रेक और 2018 के आसपास का इसमें से थोड़ा सा डेटा है जिसको लेके बातचीत चल रही है। और ये मैं आपको बता रहा था ना कि कम से कम एटलीस्ट 108 चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर लिव्स इन बिहार, मुजफ्फरपुर ड्यू टू AES सिंस अर्ली जून। राइट, तो ये सारी मतलब बातें थी, हिंदुस्तान टाइम्स का ये इन्फोग्राफिक था। अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लैंड बैंक, भूमि बैंक की अवधारणा। तो क्या होता है ये? बेसिकली IILB यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। तो जो DPIIT है उन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया है, इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। ये एक तरीके का GIS पोर्टल है, यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्ड डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, जिसमें देश भर के जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, क्लस्टर्स हैं, उनका डेटा वहाँ पे लगाया गया है ताकि सही से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, सही से अपग्रेडेशन किया जाए, जो ज़मीन का इस्तेमाल है वो तरीके से हो, सस्टेनेबिलिटी भी अच्छी हो। The portal serves as one-stop solution to the free and easy accessibility of all industries information, including कच्चा माल, agriculture, horticulture, minerals, natural resources, distance from key logistics nodes कि कहाँ से मतलब कितना distance है logistic transportation के लिए, layers of terrain and urban infrastructure. It aims to provide information on available land for prospective investors
looking at the setting up units in the country. It also provides links to state GIS portal and state land banks. तो इनको भी जो है ये कनेक्ट करता है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो DPIIT ने इसको लेके दे दिया है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बेहतर होगी, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्शन है बाहर साइड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत अच्छा अट्रैक्ट होगा। तो इकोनॉमी भी इससे एक अच्छी बूस्ट हो सकती है। तो इस वजह से इसे DPIIT ने इसे जो है डेवलप किया है। अब GIS इनेबल्ड है, तो GIS क्या होता है? ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है जिससे सारे मतलब डेटा को आप कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस से ये लिया जाता है। बाय रिलेटिंग सीमिंगली अनरिलेटेड डेटा, GIS कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बेटर अंडरस्टैंड स्पेशियल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। जिससे आपको क्या होगा कि आप डेटा को सही से जो है वो एनालाइज कर पाएंगे। जैसे आजकल एक नया करियर ऑप्शन आ रहा है ना, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, तो वो सब काम जो है इसमें यहाँ पे डेटा को पूरी तरीके से एनालिस करने के लिए किया जाता है, राइट। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन गई है, एंड दैट कंपनी इज कॉल्ड म्यू सिग्मा। तो लगे हाँ, तो थोड़ा सा मैंने आपको अलग बात भी इसमें बता दी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट को लेके। तो वो सारे काम मतलब ऐसे ही करते हैं, पूरे डेटा के ऊपर काम करते हैं, उससे फिर एक यूजफुल जो है पैटर्न बना के उसे एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके फिर रिलेटिव चीज़ों को दे दिया जाता है कि जी साहब आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। GIS can use any information that includes location. The location can be expressed in many ways, जैसे latitude, longitude, address, zip code. GIS में क्या होगा कि लोगों के बारे में भी डेटा रहेगा, पॉपुलेशन के बारे में रहेगा, इनकम के बारे में रहेगा, तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें है। जैसे हम कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट्स ऑफ फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड स्कूल्स और स्टॉर्म ड्रेन्स, रोड्स एंड इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। हिंदी में आपके लिए लगा दिया गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, हिंदी में से पढ़ना शुरू कीजिए, राइट। जैसे यह पोर्टल कच्चे माल, कृषि, बागवानी, खनिज, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सहित सभी औद्योगिक सूचनाओं की मुफ्त और आसान पहुंच के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो भूमि बैंक यानी कि लैंड बैंक। और ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया लॉन्चेस पोर्टल ऑन लैंड बैंक। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मैं आपके लिए एक इन्फोग्राफिक लेके आया हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगली स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट इज LNG फैसिलिटी प्लांट। LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है मिस्टर नितिन गडकरी हैं, उन्होंने देश का पहला निजी LNG फैसिलिटी प्लांट नागपुर में लॉन्च कर दिया है, राइट। मंत्रालय ने ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए एक वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया। इसने एक नई नीति तैयार की है जो लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त एवं स्वदेशी इथेनॉल, जैव CNG, LNG और हाइड्रोजन ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए आयात के विकास को प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय लगातार विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों पर काम कर रहा है, जहां चावल, मक्का और चीनी में अधिशेष को बर्बाद होने से रोकने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। तो बेसिकली जो बायोफ्यूल्स वगैरह है, इन सब चीज़ों को पुश करने की बात की जा रही है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को देखने की बात की जा रही है, जिससे होगा क्या, जिससे आपके जो राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल्स है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट वगैरह, इसका जो पैसा कटता है वो रुकेगा, फिर किसानों को भी इससे फायदा हो सकता है, लोकल मार्केट इससे ज़्यादा डेवलप हो पाएगी, इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा क्रूड ऑयल पे। तो ये सारी इसमें जो फैसिलिटी हैं, तो इतना आपको याद रखना है कि पहला इंडिया का प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो नागपुर में किया गया है। अब बायोफ्यूल्स की बात हुई है तो 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले क्या होते हैं? मेड फ्रॉम फूड सोर्सेज सच एज शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स, यानी कि जो नेचुरल है, यूजिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, जैसे बायो अल्कोहल्स हो गए, बायोडीजल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, बायो ईथर्स हो गया, बायोगैस हो गया। तो ये सारे जो मतलब एक फूड सोर्सेज से मिलते हैं, नेचुरल वे है इनका, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि नॉन फूड क्रॉप्स इसमें आ जाते हैं, दैट आर नॉट एडिबल, जैसे कि स्टेम्स, हस्क एंड वुड चिप्स, फ्रूट स्किन्स एंड पिलिंग। एग्जांपल इसमें आता है सेलुलोज, इथेनॉल, बायोडीजल। थर्ड जनरेशन में आपके आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि शैवाल हो गए आपके, एल्गी जिसे कहते हैं, इसमें एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा ब्यूटेनॉल को। फोर्थ जनरेशन में आपके आते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू टेक इन हाई अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड देन हार्वेस्टेड एज बायोमास, राइट। तो ये सारे इसमें 4 जनरेशन है, 1G, 2G, 3G एंड 4G। LNG फैसिलिटी प्लांट किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है प्लांट के अंदर में, और इसके अंदर का पूरा ढांचा यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन, लिक्विफिकेशन, स्टोरेज एंड लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो है काम करता है LNG फैसिलिटी प्लांट, राइट। और इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है नागपुर में। अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगली जो है हमारी जल जीवन मिशन है, 2019 के बजट में इसको लाया गया था, राइट।
इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा को ग्रांट अनुदान दे दिया है 2021 के लिए, जिसको बढ़ा के उन्होंने बोला है कि अब हम आपको 3,323 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने उड़ीसा की सरकार को बोला है। विथ 4-fold इंक्रीज इन द एलोकेशन, सेंटर सपोर्ट्स उड़ीसा टू बिकम हर घर जल स्टेट बाय 2024 मार्च। तो मार्च 2024 तक सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि उड़ीसा जो है वो हर घर जल स्टेट के तहत आ जाए। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भाग है, ये एक नोडल एजेंसी के तौर पे इसमें काम करेगा। इसके 4 टियर बनाए गए हैं, जिससे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी। जल जीवन मिशन जो है, इसमें क्या एम है? इसमें जो एम ये है कि सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर हर घर तक पहुंचाना है 2024 तक, खासकर रूरल इंडिया में। इट एनविसाजेस supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connections। तो ये आप याद रखिएगा, FHTC, functional household tap connections by 2024। It also includes functional tap connection to schools, आंगनवाड़ी centers, buildings, health centers, wellness centers, community buildings वगैरह वगैरह सब जगह पे जो है पहुंचाई जाएगी। जल जीवन मिशन फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल, क्योंकि लोकल लेवल पे परेशानी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है गर्मी के महीने में। इस साल तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा, बारिश भी काफ़ी अच्छी होगी ऐसा प्रेडिक्शन है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी तो लोग बाढ़ से ही मतलब जूझ रहे हैं, बिहार और बंगाल की अगर बात करें तो। द मिशन इज बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर। इट लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर। तो एक जन आंदोलन की बात इसमें की जा रही है। भारत में उस फिगर का नाम बताइए, लेडी है बेसिकली, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का पार्ट रही और जन आंदोलन पानी को लेके काफी करती हैं, तो उस लेडी का आप मुझे नाम बताइएगा। देयर बाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी, इट प्रमोट्स एंड एंश्योर वॉलंटरी ऑनरशिप अमंग लोकल कम्युनिटी बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कैश, काइंड और लेबर एंड वॉलंटरी लेबर। तो इस तरीके से ये मिशन में जो है कुछ बातें की गई हैं। हिंदी में आपके लिए यहाँ पे लिख दिया गया, हिंदी में से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आप ही लोगों के लिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लेके आया हूँ। अब इसमें क्या क्या बातें की गई, तो मुख्य 4 बातें याद रखी हैं कि भाई 2024 तक पाइप वाटर दे देंगे सभी रूरल हाउस होल्ड्स में। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट करेंगे लोकल लेवल पे। विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, मतलब टेंडेम में काम करेंगे। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन द एग्रीकल्चर। तो ये मोटा मोटी आप इस बातों को याद रखेंगे, तो जल जीवन मिशन का अगर कोई भी सवाल अगर आप पे आया तो आप इसे आराम से टैकल कर लेंगे एग्जाम में। एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे आ सकता है और बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जिसे चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है, हिंदू फेस्टिवल में इसे काउंट किया जाता है लॉर्ड जगन्नाथ को लेके। तो जगन्नाथ से एक इंग्लिश का वर्ड आया है जगरनॉट, राइट। इस वर्ड का मतलब आप मुझे बताइएगा कि जगरनॉट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़, द थर्ड मंथ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ओरिया कैलेंडर। 9 दिन का ये इवेंट होता है जिसमें भगवान कृष्ण के आने की जो है वो खुशी मनाई जाती है कि वो वृंदावन से अपने भाई के साथ और बहन के साथ वापस आए हैं, राइट, नियर श्रद्धा बालीपुरी में। ड्यूरिंग द फेस्टिवल द 3 होली चैरियट्स कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, फिर उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इनकी मूर्तियों को मतलब रथ पे बिठा के उनको आगे ले पुल किया जाता है और बहुत सारे डिवोटीज इसको खींचते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, राइट। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था बाय द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूलर। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज कॉल्ड यमनिका तीर्थ। तो यमनिका तीर्थ यानी कि ये जो यम होते हैं ना, यम वगैरह, यमराज, तो यमराज भी यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, मतलब वो भी आपको लेके नहीं जाएंगे अपने द्वार के साथ, अपने साथ, तो इसको एक यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड व्हाइट पैगोडा एंड इज अ पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेजेस। 4 गेट हैं इसके। ईस्टर्न को सिंह द्वार कहते हैं, विच इज द मेन गेट, जिसमें 2 जो शेर के मुंह हैं वो बने हुए हैं। सदर्न को कहते हैं अश्व द्वार। वेस्टर्न में है आपका व्याघ्र द्वार और नॉर्थ में है आपका हस्ती द्वार। दूसरे साइड जो उड़ीसा में है, जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, तारा तारिणी टेम्पल है, उदयगिरी एंड खंडगिरी के केव्स। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और कोणार्क तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होता ही है, राइट। हिंदी में आपके लिए यहाँ पे लगा दिया गया, हिंदी में आराम से इसे पढ़िएगा, आप ही लोगों के लिए है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से जो है इसे पढ़िए, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सेशन को लाइक करना मत भूलना। अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगली स्टोरी है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की 32वीं एनिवर्सरी जो है वो 11 जुलाई 2021 को ऑब्जर्व की गई। द ईयर 2021 मार्क द 32nd वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई तो सही कर लीजिएगा।
इट हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 11 एवरी ईयर एंड हाईलाइट्स प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो जो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है पूरे विश्व भर में, उसको ये हाईलाइट करता है। द डे ऑल्सो रेजेज अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन एनवायरमेंट, जिस वजह से एनवायरमेंट पे इसका असर देखने को मिलता है, डेवलपमेंट पे इसका असर देखने को मिलता है। हर साल इसके प्रोत्साहन के लिए, मतलब प्रोत्साहन की पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, राइट, उसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेशंस अरेंज किए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस और बहुत सारे एनजीओज वगैरह में भी। इस बार का जो थीम था वो था राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स, वेदर बेबी बूम और बस्ट द सॉल्यूशन इज शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल द पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1989 1989 में ऑब्जर्व किया गया था। इस डे को जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की जो गवर्निंग काउंसिल है उसने स्टैब्लिश किया था। दिस डे वाज सजेस्टेड बाय डॉक्टर केसी जचारिया, जो उस वक्त सीनियर डेमोग्राफर, वर्ल्ड बैंक में सीनियर डेमोग्राफर के पोस्ट पर थे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको इस तरीके का भी डे जो है ऑब्जर्व करना चाहिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्योंकि पॉपुलेशन उस वक्त जो है 5 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। और कब पहुंची थी? तो 11 जुलाई 1987 को पहुंची थी, और 2 साल बाद ही उन्होंने, मतलब उसी 87 में उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था, लेकिन जो गवर्निंग काउंसिल है यूएनडीपी की, उन्होंने 1980 से इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी हाल फिलहाल 7.7 बिलियन पे है, और इसे बोला जा रहा है कि 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगा। चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको मैं। 2050 तक 9.7 और 2100 तक 10.9। हालांकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि जो हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1 के आसपास आ चुका है। This dramatic growth has been driven largely by increasing the numbers of people surviving to reproductive age and has been accompanied by major changes in the fertility rates, increasing urbanization, migration इसका एक कारण है, जिस वजह से जो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। They affect economic development, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी, सोशल प्रोटेक्शन। तो देखिए इस तरीके के जो लाइंस होते हैं ना, दीज आर योर टेम्पलेट्स। तो आप इनको जो है ना टेम्पलेट्स बना के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग वगैरह में। पॉलिसी मेकिंग का भी अगर कोई सवाल आया तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लाइंस, दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स। दे अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एंड सोशल प्रोटेक्शंस। They also affect efforts to ensure universal access to healthcare, education, housing, sanitation, water, food and energy. Right? विश्व जनसंख्या दिवस, उस पे ये पूरा मतलब हिंदी में आपके लिए मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे लगा दिया है। ये आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ये स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्रभावित करते हैं। ये वो चार्ट है, आप देख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर खड़े हैं 7.7 बिलियन इन 2019, और देखिए प्रोजेक्शन कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, और 2100 में बोला गया है कि 10.9 बिलियन जो है वो पहुँच जाएगा। और ये आपके कॉन्टिनेंट वाइज, कि एशिया देखिए अभी कहाँ पे है, हम 2021 में खड़े हैं, और देखिए एशिया और अफ्रीका में कितना बड़ा गैप है, और ये गैप लगभग 2100 में आके बहुत ही कम होने वाला है, बहुत ही कम रह जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अफ्रीका पे काफ़ी लोगों का ध्यान है। ब्रिक्स में भी अफ्रीका की बात की गई, राइट। चाइना का भी अफ्रीका पे बहुत ध्यान है, और भारत का भी अफ्रीका पे बहुत ध्यान है। इंडिया अफ्रीकन पॉलिसी पे भी बात कभी करेंगे, राइट। तो ये आज की स्टोरीज थी मेरी तरफ से। एक बार फिर से आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ ताकि एक क्विक रिविजन हो जाए। सबसे पहली हमारी थी एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लैंड बैंक, भूमि बैंक की अवधारणा। देन वी हैव LNG फैसिलिटी प्लांट, जल जीवन मिशन, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, राइट। MCQs प्रैक्टिस के लिए आज के 3 सवाल रेडी कर दिए गए हैं। महानंदा इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, जो कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है या बहती है? बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों, या झारखंड या उड़ीसा? तो क्या होगा सही आंसर, जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल कि कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई हैं, जैसे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेव्स फॉर DNA एनालिसिस। At the present level of technology, which of the following activities can be successfully carried out by using the drones? तो ड्रोन का इस्तेमाल करके आप इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके लगा दी गई है। कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर दीजिए इसका। और अगला सवाल पॉलिटी से है कि इनमें से किन को राइट टू वोट का अधिकार है इन द इलेक्शंस ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगेन
अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से अपने आंसर्स को कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए। पार्टिसिपेशन रेट हाई रखिए, जितना आप रखेंगे उतना अच्छा हमें भी लगेगा और हम इस तरीके के सेशंस और आपके लिए बनाते रहेंगे। पिछले सेशन में जो 3 सवाल पूछे गए थे उसका आंसर ये है। विद रेफरेंस टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो 2005 में गठन किया गया था, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? नो, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, not Ministry of Law and Justice. The Commission has suo motu power to inquire into any matter if there are reasonable grounds. Yes, this is the correct statement. So the correct option here is option C. Right? Central Information Commission के ऊपर ये सवाल पूछा गया था. Which of the following mineral has been estimated to be found in the abundance in the Buxbaha forest? Basically मध्य प्रदेश में ये फॉरेस्ट है और यहाँ पर किम्बरलाइट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिली है, जिससे जो डायमंड का जो प्रोजेक्ट है, डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, उसको काफ़ी इसमें जो है मतलब एक्सेलरेट, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये उससे रिलेटेड मतलब एक आर्टिकल था, तो जिससे ये सवाल बनाया गया, बुक्सबाहा फॉरेस्ट किम्बरलाइट, याद रखिएगा। सिलंबम पे हमने अपने पीआईबी के एनालिसिस में भी बात की थी। सिलंबम क्या है? सिलंबम एक मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का, राइट, इस पर हम बात कर चुके हैं, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के 3 सवालों के, कल के यानी पिछले सेशन के 3 सवालों के जवाब, और आज के 3 सवाल आपके लिए ये रहे, राइट। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।